हेलो गाइस, मैं आपका भाई दोस्त एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक स्वागत करता हूं आपका सीयूटी वाला में। और दोस्तों, मुझे बेहद खुशी हुई है जो अपना रिलेशन एक बॉन्ड बना है ना आपके और मेरे बीच में, बेहद अव्वल दर्जे का बॉन्ड है। जो आप लोग कमेंट सेक्शन में अपना प्यार बरसाते हो, जिस टॉपिक्स की आपने डिमांड की है, मुझे वो सप्लाई करते हुए बेहद खुशी होती है। तो बस इसी लेवल का प्यार हमारा बना रहे। और आज की क्लास में मैं आपके लिए लेकर आया हूं मैक्रो इकोनॉमिक्स से गवर्नमेंट बजट का चैप्टर, जिसके अंदर टॉप 20 एमसीक्यूज की सीरीज मैंने चला रखी है। तो टॉप 20 एमसीक्यू यहां पर भी कराए जाएंगे। ये क्वेश्चंस करके आपको एक बेहद अव्वल दर्जे का कॉन्फिडेंस फील होगा कि हां, अब सीयूईटी में फोड़ने के लिए तुम तैयार हो। तो शुरू करेंगे गवर्नमेंट बजट का चैप्टर, मैक्रो इकोनॉमिक्स से है। अच्छा चैप्टर है, 3 से 4 क्वेश्चन सीयूईटी के पेपर में यहां से एक्सपेक्टेड मैं मानकर चल लेता हूं। और इस चैप्टर का लिंक ना थोड़ा बहुत एडीएएस वाले चैप्टर से भी हो जाता है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी वाला मैटर होता है। ठीक है, तो थोड़ा सा जब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बात आती है, थोड़ी सी झलक नेशनल इनकम जैसी हो जाती है, टैक्स वाला थोड़ा सिस्टम यहां पर आ जाएगा। तो हम सारे धागे खोलेंगे। पहले आपको समराइज करूंगा पूरे चैप्टर के बारे में, फिर इसके एमसीक्यू करते हैं। तो सबसे पहले देखो दोस्तों, चैप्टर का नाम गवर्नमेंट बजट है। मैं शॉर्ट में इसको ऐसे लिख देता हूं, गवर्नमेंट बजट। अब हमारे देश में अलग अलग लेवल की गवर्नमेंट है। एक म्युनिसिपल गवर्नमेंट होती है, लोकल लेवल की, सरपंच वाली गवर्नमेंट भी बोल सकते हैं अगर गांव का इलाका है तो। उससे ऊपर एक स्टेट गवर्नमेंट होती है जिसका हेड सीएम होता है। उसके ऊपर एक सेंट्रल गवर्नमेंट होती है जिसका हेड पीएम होते हैं, प्रधानमंत्री जी होते हैं, राइट। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है ये उसका बजट है। तो इस गवर्नमेंट बजट को हम सेंट्रल बजट भी बोलते हैं। और क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट को हम यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, तो इस सेंट्रल बजट को हम यूनियन बजट भी बोल सकते हैं, यूनियन बजट। ठीक है ना, बस इस बात पे ध्यान रखेंगे आप कि जो जो बातें बता रहा हूं, हमारे देश के अंदर ये गवर्नमेंट बजट हमारे देश की फाइनेंस मिनिस्टर बनाती है या बनाता है, जो भी पोजीशन पे होता है पार्लियामेंट के अंदर, वो इस बजट को अनाउंस करते हैं। बेसिकली बनाने में तो बहुत सारे इकोनॉमिस्ट का रोल होता है। बहुत सारे इकोनॉमिस्ट, इंडियन इकोनॉमिक सर्विसेज वाले इस बजट को बनाने में लगे रहते हैं, लेकिन अपने मुंह से जो बोलकर बताता है ना, स्पीच देता है, बजट स्पीच जो बोलते हैं, वो फाइनेंस मिनिस्टर की होती है। तो ये वर्ड आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि बजट स्पीच कौन देता है। और आपको पता होना चाहिए, अब देखो गवर्नमेंट बजट को पढ़ेंगे कैसे। हमें पता है कि हमारे देश की सरकार हमारे देश में बहुत सारे खर्चे करती है। भाई हॉस्पिटल में दवाइयां प्रोवाइड कराती है, हॉस्पिटल की बिल्डिंग बनवाती है, रोड बनवाती है, ब्रिज बनवाती है, सड़कें बनवाती है, रस्ते बनवाती है, स्ट्रीट लाइट प्रोवाइड करती है, बहुत सारे खर्चे करती है। जरूरतमंद लोगों को फ्री राशन भी दे रही है, सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर रही है, बम, गन, टैंकर, वॉर टाइम गुड्स भी परचेज कर रही है। तो मतलब बहुत सारे खर्चे कर रही है सरकार, नो डाउट बहुत सारे खर्चे कर रही है, राइट। हमारे देश की सरकार उसी तरीके से पैसा कमाती भी है। टैक्स के तौर पे हमसे पैसा वसूलती है, किसी का चालान कट जाए तो फाइन लगा देती है। अब तुम ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने जाओगे तो उसकी फीस भी ले लेगी गवर्नमेंट, है ना। गवर्नमेंट बहुत सारे तरीके से पैसा कमाती भी है। गवर्नमेंट उधार भी ले लेती है। किससे उधार लेती है? सेंट्रल बैंक से भी उधार ले सकती है, फॉरेन गवर्नमेंट से भी उधार ले सकती है। जिस गवर्नमेंट की बात कर रहे हैं हम, उसकी बात कर रहा हूं। तो गवर्नमेंट पैसा खर्च भी करती है और गवर्नमेंट पैसा कमाती भी है। तो हर साल हमारे देश की सरकार क्या करती है कि एक साल शुरू होने से पहले, देखो जो फाइनेंशियल ईयर है उसको फिस्कल ईयर भी बोलते हैं, उसको अकाउंटिंग ईयर भी बोलते हैं। वो हमारे देश में 1 अप्रैल से शुरू होता है और 31 मार्च नेक्स्ट ईयर में खत्म होता है। तो जब ईयर शुरू होता है ना, शुरू होने से पहले लगभग 1-1.5 महीना पहले, कोई एग्जैक्ट डेट नहीं है उसकी, उससे शुरू होने से पहले, जैसे 1 अप्रैल को नया फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा, तो फरवरी के महीने में हमारे देश की सरकार एक खांचा तैयार कर लेती है जिसमें लिख देती है कि क्या क्या सरकार आने वाले साल में खर्च करेगी और कहां कहां से सरकार पैसा लेगी। तो बस जो लिखा है ना सरकार ने, अपने अंदाजे लगाकर कि कहां कहां पैसा खर्च होगा और कहां कहां से सरकार के पास पैसा आएगा, बस वो जो लिखा है उसको ही बोलते हैं गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट एक प्योरली पैसों की स्टेटमेंट है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, जिसमें गवर्नमेंट के आने वाले खर्चे और आने वाली रिसिप्ट्स लिखी होती है। तो प्यार से अगर इसकी डेफिनेशन बोली जाए तो गवर्नमेंट बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर and estimated receipts of the government during a period of time, या during a fiscal year, during a financial year, during an accounting year, कुछ भी लिख दो। जो मैंने वर्ड यहां पर यूज किया है एस्टिमेटेड, एस्टिमेटेड का मतलब अंदाजा। सरकार अंदाजा ही लगाती है। सरकार ने अंदाजा लगा लिया, मान लो 10 रुपए सरकार के पास अगले साल आएंगे। अब वो असलियत में जब वो साल आएगा तो 10 रुपए भी आ सकते हैं, कम भी आ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, लेकिन एक आइडिया लगाना जरूरी होता है। जैसे फैमिली में लोग बजट बना के चलते हैं कि कितनी इनकम उनके पास महीने में होने वाली है और कितना पैसा वो खर्च करने वाले हैं, ये भी तो एक बजट होता है। ऐसे देश का सेंट्रल बजट बनता है कि हमारे देश की सरकार कितने पैसे खर्च करेगी और कितना पैसा लेकर आएगी। तो सरकार के पास
रिसिप्ट के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं और पेमेंट के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं, मतलब खर्चे के भी बहुत सारे सोर्सेज होते हैं। लेकिन आपको जो मैं सबसे पहले पढ़ाऊंगा, सबसे पहले गवर्नमेंट बजट का मीनिंग बता चुका हूं, इसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं कि गवर्नमेंट बजट बनाने के बाद सरकार कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव करना चाहती है। ऑब्जेक्टिव्स यानी बजट बनाने के पीछे सरकार के कुछ उद्देश्य हैं, कुछ मोटिव्स हैं, तो वो ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यहां से पेपर के अंदर एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है मान लो, तो पहला ही मेरा टारगेट है कि मैं आपको बता दूं कि सरकारी बजट के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आप मेरी बातों को जरा ध्यान से सुनना, आपके काम आएंगी, सारी बातें आपके काम आएंगी। नंबर 1 पे हमारे देश की सरकार चाहती है कि अमीरी और गरीबी के बीच का अंतर कम हो जाए। जो सुपर रिच है उसकी डिस्पोजेबल इनकम कम होके और जो पुअर है उसकी डिस्पोजेबल इनकम बढ़ जाए, तो ऐसे गैप कम हो जाता है। कैसे होगा ये भाई? अमीर लोगों की इनकम पर ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार। अमीर लोग जो सामान खरीदते हैं लग्जरी आइटम्स ज्यादातर, उस पर ज्यादा टैक्स लगाती है सरकार। जो पुअर है उनकी पॉवर्टी को देखते हुए उन पे टैक्स पे कंसेशन भी दे देती है, टैक्स माफ भी कर देती है, सब्सिडी भी प्रोवाइड कर देती है, और एजुकेशन और हेल्थ जैसी सर्विस फ्री में दे देती है। सरकारी स्कूल में फ्री में एडमिशन ले लो, सरकारी हॉस्पिटल में फ्री में इलाज करा लो, तो काफी हद तक उनका खर्चा बच भी जाता है। तो गवर्नमेंट यहां पर इस ऑब्जेक्टिव को बोलती है रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। देखो नाम ध्यान रखना, रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी किस चीज की? ऑफ इनकम। इनकम की इनइक्वालिटी को रिड्यूस करना चाहती है। एंड वेल्थ, वेल्थ का मतलब होता है प्रॉपर्टी। इसको काफी सारी बुक्स में लिखा हुआ है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, तो आप नाम ध्यान रख लेना बस। सेकंड ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट का है रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स। इसको काफी सारी बुक में एलोकेशन ऑफ रिसोर्स भी लिखा हुआ है, तो आप समझते हुए चलना। क्या करती है सरकार? सरकार कहती है हम रिसोर्सेस को इस तरीके से बांटना चाहते हैं देश में कि सोशल वेलफेयर को प्रमोट करने वाली चीजों का प्रोडक्शन ज्यादा हो जाए, इको फ्रेंडली चीजों का प्रोडक्शन अच्छे से हो जाए, और जो हार्मफुल चीजें हैं उसके प्रोडक्शन पे लगाम लगाई जा सके। हार्मफुल जैसे सिगरेट, शराब, बीड़ी, तंबाकू, ऐसी चीजों के प्रोडक्शन पे गवर्नमेंट ज्यादा टैक्स लगाती है। और जो इको फ्रेंडली चीजें हैं गवर्नमेंट वहां पर टैक्स या तो नहीं लगाती या उनको थोड़ी बहुत सब्सिडीज भी प्रोवाइड कर देती है। और अगर अब मेन बात आपको बताऊं तो जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं कर रहा क्योंकि उसको प्रॉफिट नहीं हो रहा, जैसे कि मोहल्ले की साफ सफाई का, ऐसे काम सरकार खुद कर लेती है। तो सैनिटेशन जैसे काम सरकार खुद कर रही है। इसका मतलब सरकार रिसोर्सेज को इस तरीके से बंटवारा कर रही है कि देश का सोशल वेलफेयर बढ़े। तो सोशल वेलफेयर बढ़ाने वाला ऑब्जेक्टिव रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स कहलाता है। अब जो बैकवर्ड एरिया है ना, पिछड़े हुए एरिया, रिमोट एरिया भी बोलते हैं उसको, उस एरिया में इन्वेस्टमेंट करके कोई खुश नहीं है। सरकार वहां पर जो इन्वेस्टमेंट करता है उसको कंसेशन देती है। तो ये जो एग्जांपल है, ये एग्जांपल भी रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्स की कैटेगरी में आएगा। आपको ना पेपर में एग्जांपल मिल सकता है और पूछेगा कि कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है सरकार का। मान लो एग्जांपल में लिखा कि गवर्नमेंट ने इस बार पान मसाला पर टैक्स बढ़ा दिया, कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? तो पान मसाला मतलब हार्मफुल गुड्स के प्रोडक्शन पे टैक्स बढ़ाया है, तो रीएलोकेशन का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। ठीक है जी। अगला, गवर्नमेंट चाहती है देश के अंदर इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, अब ये स्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? देखो, स्टेबल होना मतलब फ्लक्चुएशन का ना होना, तो प्राइस लेवल की फ्लक्चुएशन को कम करना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी कहलाता है। मतलब एग्जैक्ट ऐसे नहीं, देखो प्राइस लेवल की ऐसी फ्लक्चुएशन होती है ना, ऊपर नीचे होता रहता है प्राइस, एग्जैक्ट ऐसा नहीं करना चाहती सरकार की चेंज ही ना हो, फ्लक्चुएशंस कम हो जाए, ये चाहती है सरकार। तो गवर्नमेंट चाहती है कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आए देश के अंदर। तो इन्फ्लेशन हो तो गवर्नमेंट इन्फ्लेशन को ठीक करती है, डिफ्लेशन हो तो गवर्नमेंट डिफ्लेशन को ठीक करती है। दोनों सिचुएशन इकोनॉमी के लिए खराब है, जहां तक हो सके स्टेबल करने की कोशिश करती है। तो जहां पर भी गवर्नमेंट इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन को ठीक कर रही है, और वो कौन सा ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है? इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का ऑब्जेक्टिव अचीव हो रहा है। आप यहां से आइडिया लगा सकते हो। चौथे नंबर का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक ग्रोथ। गवर्नमेंट हमेशा चाहती है देश की इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ती रहे। इकोनॉमिक ग्रोथ का मतलब जीडीपी का बढ़ना और नेशनल इनकम का बढ़ना, आसानी से आपने आइडिया लगा सकते हो। पांचवें नंबर का ऑब्जेक्टिव है रिड्यूसिंग अनएम्प्लॉयमेंट। रिड्यूसिंग, गवर्नमेंट बेरोजगारी को दूर करना चाहती है और अनएम्प्लॉयमेंट को रिड्यूस करने के लिए गवर्नमेंट के पास डिफरेंट स्कीम्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट वाले चैप्टर में इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पढ़ाई जाती है, पॉवर्टी वाले चैप्टर में पढ़ाई जाती है, और मेन एग्जांपल यहां पर नरेगा मान के चल लो। नरेगा, ठीक है, नरेगा जैसी स्कीम्स लॉन्च करती है सरकार। और साथ में चाहती है जो सरकारी कंपनियां हैं जैसे इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम, हिंदुस्तान पेट्रोलियम, एनएचपीसी, एनटीपीएससी, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये कुछ पीएसयू हैं, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। इसको पीएसई भी बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। गवर्नमेंट इनको मैनेज करती है अपनी कमाई और खर्चे के थ्रू। ठीक है,
तो भाई यहां पर लिख देते हैं मैनेजमेंट ऑफ PSU, मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस लिख लो। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स है गवर्नमेंट बजट के, बड़े इंपॉर्टेंट और धाकड़ लेवल के टॉपिक में काउंटिंग होती है। अब ये सभी ऑब्जेक्टिव गवर्नमेंट कैसे अचीव करती है? जहां पर खर्चे की जरूरत है वहां खर्चा करती है, जहां पर टैक्स लगाने की जरूरत है गवर्नमेंट वहां पर टैक्स लगाती है। तो जो ये पॉलिसी होती है ना गवर्नमेंट की, उसको बजटरी पॉलिसी बोलते हैं दोस्तों। तो अगला टॉपिक आपके सामने है बजटरी पॉलिसी क्या होती है। अब इस बजटरी पॉलिसी को हम फिस्कल पॉलिसी भी बोलते हैं। फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट की कोई भी टैक्स और अपना खर्चे से रिलेटेड कोई भी पॉलिसी होती है, यानी गवर्नमेंट कहीं पर टैक्स इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो फिस्कल पॉलिसी है, गवर्नमेंट कहीं पर अपना खर्चा इंक्रीज डिक्रीज कर रही है तो फिस्कल पॉलिसी है। अब टैक्स के अलावा मान लो गवर्नमेंट उधार लेती है, गवर्नमेंट जो पैसा उधार लेती है उसको पब्लिक डेट बोलते हैं, ठीक है। इसको भी इंक्रीज डिक्रीज करने की पॉलिसी फिस्कल पॉलिसी कहलाती है। यानी फिस्कल पॉलिसी और बजटरी पॉलिसी का सीधा लेन देन है कि गवर्नमेंट अपनी कमाई और खर्चों में कुछ इंक्रीज डिक्रीज कर रही है, दैट्स इट। इसके अलावा एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है जिसमें मनी सप्लाई इंक्रीज और डिक्रीज की जाती है। मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है सेंट्रल बैंक यानी RBI, और फिस्कल पॉलिसी बनाती है हमारे देश की सेंट्रल गवर्नमेंट। इस बात को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट और मेजर फैक्ट है। इसके अलावा दोस्तों आगे हमारे पास टॉपिक आता है टैक्स का, क्योंकि गवर्नमेंट बजट का स्ट्रक्चर आपको जल्दी बताने वाला हूं, तो टैक्स बड़ा इंपॉर्टेंट है एक चीज, ठीक है। टैक्स का हमारे देश में टैक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। अब टैक्स क्या होता है? टैक्स एक ऐसी लीगल कंपलसरी पेमेंट है जो हम लोग इंडिविजुअल्स और कंपनीज सरकार को पे करते हैं। हम टैक्स पे करते हैं ना, इनकम टैक्स, हाउस टैक्स। कंपनी भी पे करती है सरकार को टैक्स, कंपनी अपने प्रॉफिट के ऊपर टैक्स पे करती है। तो टैक्स इज अ लीगल कंपलसरी पेमेंट मेड बाय हाउसहोल्ड एंड फर्म टू द गवर्नमेंट। ये डेफिनेशन हो गई। टैक्स को हमारे देश में दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक होता है डायरेक्ट टैक्स, एक होता है इनडायरेक्ट टैक्स। अब यहां पर आपको मजेदार बात जानने को मिलेगी। देखो जी, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जिस पर सरकार ने लगाया है वही पे करेगा, वो उस टैक्स के ऊपर से अपना पीछा नहीं छोड़ा सकता। अब इनडायरेक्ट टैक्स इसका अपोजिट है, लगाया मुझ पे है लेकिन मैंने उसका बर्डन किसी और पे शिफ्ट कर दिया, कोई और पे कर देगा, वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होगा। एग्जांपल से समझते हैं। इनडायरेक्ट टैक्स को समझने का मस्त एग्जांपल है मेरे पास। सेल्स टैक्स मानो, सेल्स टैक्स की बात करूं आपसे। देखो जी, सेल्स टैक्स क्या है? जब एक दुकानदार सामान बेच रहा है, सेल कर रहा है, तो सेल करने के बाद वो पैसे कमा रहा है। जो पैसे कमा रहा है तो उसको टैक्स भी पे करना चाहिए। तो ऐसे अमाउंट के ऊपर जो टैक्स पे किया जाता है उसको सेल्स टैक्स बोलते हैं। लेकिन गड़बड़ी क्या है यहां पर? आप दुकान पर जाके देखो, चॉकलेट खरीदते हो, बिस्किट खरीदते हो, चिप्स खरीदते हो, आप MRP पे करते हो ना, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। तो जहां पर भी MRP लिखा होता है उसके ब्रैकेट में लिखा होता है इंक्लूसिव ऑफ ऑल द टैक्सेस। तो अगर आपने 10 रुपए का बिस्किट का पैकेट खरीदा है तो उसके ऊपर जो भी टैक्स बनता है ना वो सारा आपने पे कर दिया। यानी देना तो सेल्स वाले बंदे को था, जिसने सामान बेचा, दुकानदार को देना था, लेकिन वो आपने पे कर दिया। तो लगता वो सेल्स वाले बंदे पे है, लेकिन पे उसको अल्टीमेट फाइनली कंज्यूमर कर देता है। तो लगा किसी और पे, दिया किसी और ने। इसको बोलते हैं लायबिलिटी शॉपकीपर की थी, लेकिन बर्डन आ गया कंज्यूमर पे। तो जिस टैक्स की लायबिलिटी किसी और पे हो, बर्डन किसी और पे चला जाए, वो टैक्स इनडायरेक्ट टैक्स होता है। अब इनकम टैक्स की बात करो, देखो मेरी इनकम पे टैक्स लगा है तो मेरा दोस्त पे नहीं करेगा, मुझे ही देना पड़ेगा। तो मुझ पे लगा, मैंने पे किया, डायरेक्ट टैक्स। अब हाउस टैक्स, मेरे घर पे टैक्स लगा है, पड़ोसी पे नहीं करेंगे। अब देख लो प्रॉपर्टी टैक्स। प्रॉपर्टी टैक्स को दोस्तों वेल्थ टैक्स भी बोलते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स को वेल्थ टैक्स। मेरी प्रॉपर्टी पे टैक्स लगा है, घर के अलावा भी प्रॉपर्टी हो सकती है ना, तो पड़ोसी पे करेंगे, नहीं मुझे पे करना पड़ेगा, तो ये डायरेक्ट टैक्स है। अब कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है, जो कंपनी के प्रॉफिट पे टैक्स लगता है ना उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स। अब पेप्सी के प्रॉफिट पे टैक्स लगा है, कोका कोला पे नहीं करेगी, तो कॉर्पोरेट टैक्स भी एक तरीके का डायरेक्ट टैक्स है। अब इसमें गिफ्ट टैक्स भी आता है। गिफ्ट टैक्स क्या होता है? गिफ्ट टैक्स होता है दोस्तों, बेसिकली आपको बात बताऊं कि अगर हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो उस गिफ्ट का अमाउंट अगर 50,000 रुपए से ज्यादा है तो हमें 2% टैक्स देना पड़ेगा। टैक्स कौन देगा? जो गिफ्ट दे रहा है वही, तो वो डायरेक्ट टैक्स हो गया। ये रूल है, लोग देते नहीं देते हैं वो बात दूसरी है, लेकिन रूल तो है, आपको बता तो दूं। तो बेसिकली दीज आर डायरेक्ट टैक्सेस। इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में दोगे तो वैल्यू एडेड टैक्स है, एक्साइज ड्यूटी है, एक्साइज, कस्टम ड्यूटी,
सर्विस टैक्स, एंटरटेनमेंट टैक्स, मैंने मुंह से बोल दिया बस, काफी है इतने, ठीक है ना, एटसेट्रा। ठीक है, इसके अलावा बच्चे जानकर खुशी होगी, एक कैपिटल गेन टैक्स होता है। कैपिटल गेन टैक्स वो डायरेक्ट टैक्स होता है। क्या होता है वो? मान लो मेरे शेयर, मैंने किसी कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, उसका प्राइस 100 रुपए है, अब एकदम से उसका प्राइस 120 हो गया, मजा आ गया मुझे, 20 रुपए मैंने कमा लिए उसके ऊपर। जो मैंने शेयर के ऊपर पैसा कमाया वो मेरा कैपिटल गेन होता है, उसके ऊपर टैक्स जो दूंगा वो कैपिटल गेन टैक्स होता है। ठीक है, कोई बात नहीं। अब 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में जितने भी इनडायरेक्ट टैक्स है सबको खत्म कर दिया गया और एक नया टैक्स आ गया जिसे बोलते हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स। 1 जुलाई 2017 को बस इस जीएसटी के अंदर कस्टम ड्यूटी को शामिल नहीं किया गया है और पूरे तरीके से एक्साइज ड्यूटी को भी शामिल नहीं किया गया है। इस बात को आपको ध्यान रखो या ना रखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बहुत टेक्निकल बात हो जाती है, इतना तुमसे पूछा नहीं जाएगा। बस ये बात आपको जाननी थी। अब कुछ और माजरा जान लो। देखो, डायरेक्ट टैक्स होते हैं ये इंडिविजुअल्स पर लगाए जाते हैं, देख रहे हो, ये इंसानों पर लगे हैं। कॉर्पोरेट टैक्स है जो किसी कंपनी पे लगा है, कंपनी भी एक आर्टिफिशियल पर्सन होती है, कंपनी एक्ट 2013 में इसकी डेफिनेशन पढ़ लोगे तो। ये सारे टैक्स है जो गुड्स पर लगाए जाते हैं, तो आ जाता है कि गुड्स पर, सर्विस पर कौन सा टैक्स लगाया जाता है, तो ये वाले इंडिविजुअल पर ये वाले टैक्स लगाए जाते हैं। बस इतना ध्यान रख लेना, बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई है। अब मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट बजट सरकार का खर्चा और सरकार की कमाइयों की एक एडवांस में लिस्ट होती है जो सरकार बाद में खर्च कर रही होती है। तो एक बार उसके स्ट्रक्चर पे जान लेते हैं, क्या माजरा है स्ट्रक्चर। यहां पर लिख रहा हूं मैं स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट बजट, क्योंकि मैं इस चैप्टर को समराइज कर रहा हूं ताकि आप एक आइडिया लगा लो। एमसीक्यूज इसके बाद आएंगे। देखो दोस्तों, स्ट्रक्चर में गवर्नमेंट बजट के 2 पार्ट किए हुए हैं, एक होता है रेवेन्यू बजट, एक होता है कैपिटल बजट। यानी गवर्नमेंट बजट के अंदर ही 2 बजट कर दिए। अब जो रेवेन्यू बजट होता है ये 2 तरीके का होता है, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर को मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स। और जो कैपिटल बजट है इसके अंदर भी 2 चीजें शामिल होती है, एक कैपिटल एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल रिसिप्ट। जो हमारी रेवेन्यू रिसिप्ट है इसके अंदर 2 कैटेगरी हैं, एक टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स और दूसरी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स। अब जो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है उसके अंदर भी 2 पार्ट है, अभी आपने सुने होंगे, एक डायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट और दूसरी इनडायरेक्ट टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। बस इस बात को ध्यान रखना। अब इलैबोरेट करता हूं, आपको ध्यान से सुनना मेरी बात को। देखो जी, गवर्नमेंट के खर्चे 2 तरीके के हो गए, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट के रिसिप्ट्स 2 तरीके की हो गई, एक रेवेन्यू रिसिप्ट्स और एक कैपिटल रिसिप्ट्स। आपको बताता हूं। देखो, एक्सपेंडिचर जब हम करते हैं, जब हम खर्चा करते हैं, आपने किसी को पैसे दिए तो आपने उससे कुछ खरीद लिया, कुछ भी खरीद लिया हो, जो भी आप खरीदते हो वो आपका एसेट होता है, आपकी प्रॉपर्टी होती है। तो खर्चा करने के बाद आप एसेट्स बढ़ा लेते हो, या फिर ऐसा नहीं करके आपने खर्चा किया है तो आप अपना कर्जा भी उतार सकते हो, अगर कर्जा है तो खर्चा करने के 2 ही मोटिव होते हैं, या तो आप एसेट्स बढ़ाओगे या अपनी लायबिलिटी कम करोगे। अगर आपने ऐसा खर्चा किया है तो इस खर्चे को बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सॉरी, इस खर्चे को बोलते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। समझे? एग्जाम्पल के तौर पे समझाता हूं। अगर सरकार की बात कर रहे हैं, सरकार ने कोई सड़क बनवाई, बिल्डिंग बनवाई, स्कूल बनवाया, हॉस्पिटल बनवाया, तो सरकार ने बनवाया तो खर्चा किया, खर्चा करने के बाद अपनी प्रॉपर्टी बढ़ा ली। वो जो स्कूल है, बिल्डिंग है, रोड है, हाईवे है, वो सरकार का हो गया, है ना? तो सरकार की प्रॉपर्टी बढ़ गई। या तो सरकार ने खर्चा किया होगा अपना कर्जा उतारने के लिए। तो ऐसे सभी खर्चे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं। इनके एग्जाम्पल में कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग आ जाता है, सबसे बढ़िया एग्जाम्पल, और बहुत देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो होते हैं जो इसके उल्टे होते हैं, यानी जिससे ना तो सरकार के एसेट्स बढ़े ना सरकार की लायबिलिटी कम हो। यानी सरकार ने पैसे तो खर्च कर दिए लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि सरकार ने किसी को सब्सिडी दी तो सरकार ने कुछ नहीं खरीदा भाई, ना कर्जा उतारा। जैसे सरकार ने इंटरेस्ट पे किया, लोन लिया हुआ था उसका इंटरेस्ट पे कर दिया, तो उससे लोन का अमाउंट कम नहीं हो गया, कर्जा नहीं उतरा कोई भी। तो ऐसे खर्चे गवर्नमेंट के, जो वेज सैलरी करती है, हेल्थ एक्सपेंडिचर करती है, डिफेंस पे खर्चा करती है, कोई सरकार के एसेट्स नहीं बढ़ते, कोई सरकार की लायबिलिटी कम नहीं होती, तो वो सरकार के रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। अब रिसिप्ट्स पे आ जाओ। जब हम कुछ रिसीव करते हैं, पैसा रिसीव किया है
तो पैसा रिसीव तब होता है या तो हम अपना कुछ बेच दें या उधार मांग ले। उधार मांग के अपने ऊपर लायबिलिटी यानी कर्जा चढ़ाते हैं, है ना, और मतलब उधार मांगकर हम अपने ऊपर लायबिलिटी बढ़ाते हैं या फिर अपनी प्रॉपर्टी को बेच के पैसा लेते हैं। ऐसा किया है तो वो सारे रिसिप्ट्स कैपिटल रिसिप्ट्स हैं, ऐसा नहीं किया तो वो सारे रिसिप्ट्स रेवेन्यू रिसिप्ट्स हैं, बिल्कुल उल्टी। तो बोलिए रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या होती है? रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर दोज रिसिप्ट्स ऑफ द गवर्नमेंट विच नीदर इंक्रीज लायबिलिटी नोर डिक्रीज एसेट्स। नीदर नोर लगाया तो रेवेन्यू वाली डेफिनेशन, नीदर नोर हटा के ईदर और लगा दिया तो वो कैपिटल वाली डेफिनेशन। अब सरकार टैक्स का पैसा वसूलती है, हमसे वसूलती है ना, तो अपने क्या ऊपर कोई कर्जा चढ़ा देती है? सरकार कोई कर्जा नहीं चढ़ाती, है ना, तो वो रेवेन्यू रिसिप्ट हो गया। अब सरकार ने अपनी कंपनी का एक हिस्सा बेच दिया, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल दूं, जब सरकार अपनी कंपनी का कोई हिस्सा बेच देती है तो उसको डिसइन्वेस्टमेंट बोलते हैं। तो सरकार ने अपने एसेट्स कम किए हैं तब सरकार को पैसे मिले हैं, समझ रहे हो? तो गवर्नमेंट कोई बोरिंग कर लेती है या रिकवरी ऑफ लोन होता है, तो ऐसे पैसे सारे कैपिटल रिसिप्ट होते हैं। लेकिन जो भी टैक्स के तौर पर चाहे कोई भी टैक्स हो वो सारा रेवेन्यू रिसिप्ट है। लेकिन रेवेन्यू रिसिप्ट में खास बात है, नॉन टैक्स रेवेन्यू, यानी ये पैसा टैक्स के फॉर्म में तो नहीं है लेकिन है रेवेन्यू रिसिप्ट, कैपिटल रिसिप्ट भी नहीं है। कौन सा पैसा है ये? देखो, सरकार ने किसी कंपनी में इन्वेस्ट किया तो सरकार को उस कंपनी के प्रॉफिट का हिस्सा मिलता है, उस प्रॉफिट के हिस्से को बोलते हैं डिविडेंड, तो वो डिविडेंड है नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट। सरकार अपनी कंपनी का प्रॉफिट कमाती है, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। सरकार लोन देती है तो किसी को उससे इंटरेस्ट ले लेती है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। तो नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट का एग्जांपल आ सकता है, आपका चालान कट जाता है, आपका क्या किसी का भी कट सकता है चालान। फीस एंड फाइन मतलब जो सरकार लेती है वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। एक स्पेशल बताऊं, एस्चीट, ESCHEAT, जिसकी प्रॉपर्टी का कोई मालिक नहीं बचा, कोई कानूनी उत्तराधिकारी नहीं है, सरकार उस प्रॉपर्टी को हड़प लेती है, वो भी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कहलाती है। तो एक ओवरव्यू हो गया आपको गवर्नमेंट बजट के अंदर कि ये सब चीजें लिखी होती है। और लिखी कैसे होती है? देखो, जब गवर्नमेंट बजट बनता है ना तो पहले तो रजिस्टर में लिखा होता था, आजकल टैबलेट या लैपटॉप के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर आते हैं और पढ़ के सुनाते हैं सबको, ठीक है। इसकी दो साइड होती है, एक तरफ सरकार अपनी रिसिप्ट्स लिखती है कि कहां कहां से सरकार पैसा कमाएगी, एक तरफ सरकार अपने खर्चे लिखती है, एक्सपेंडिचर, कि कहां कहां पर सरकार पैसा खर्च करेगी, ठीक है ना। सरकार ऐसा ही करती है, इधर आ जाएगा अमाउंट, इधर आ जाएगा अमाउंट। तो रिसिप्ट्स कौन कौन सी होती है सरकार की? रेवेन्यू रिसिप्ट हो सकती है, कैपिटल रिसिप्ट हो सकती है। अब इसके अंदर 100,000 एग्जाम्पल होंगे असलियत में, तो फिर इसका टोटल कर देगी, यहां पर कुछ भी अमाउंट हो, यहां पर कुछ भी अमाउंट हो, यहां पर टोटल हो जाएगा। और एक्सपेंडिचर भी दो तरीके के होते हैं, एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, अब आपको क्लियर हो रहा होगा, यहां पर अमाउंट आ जाएगा उसका, फिर कैपिटल एक्सपेंडिचर, फिर यहां पर अमाउंट आ जाएगा इसका, फिर इसका टोटल हो जाएगा। तो दोस्तों सरकार ने ऐसा किया, ये ऐसा एक तरीका है, एक फॉर्मेट बता दिया मैंने, जैसे गवर्नमेंट का बजट बनाओ एक अकाउंट की तरह। अब सरकार ने मान लो आइडिया लगाया, आइडिया ही तो लग रहा है, असलियत में थोड़ी हो रहा है ये, कि सरकार अपने 100 रुपए खर्च करेगी और 100 रुपए सरकार को रिसिप्ट के तौर पे मिलेंगे, और लेकिन खर्चा हो जाएगा सरकार का 120। ऐसा भी तो हो सकता है, आइडिया ऐसा भी लग सकता है कि सरकार ने सोचा कि माल कम आएगा खर्चा ज्यादा होगा, या ऐसा हो सकता है खर्चा कम होगा माल ज्यादा आएगा, या ऐसा भी हो सकता है सरकार ने सोचा 100 रुपए मिलेंगे 100 रुपए ही खर्च होंगे। तीनों सिचुएशन हो सकती है। इन तीनों सिचुएशन को क्या बोलते हैं? देखो भाई, ये टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट है। कोई स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूं, एक चीज आपके लिए करूंगा मैं। देखिए यहां पर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट बजट की बात हो रही है। क्या बात हो रही है? पहले नंबर पे देख लो, एक होता है बैलेंस्ड बजट। जब सरकार ने आइडिया लगाया कि सरकार के जितने खर्चे होंगे उतनी कमाई होगी, यानी टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट सरकार की बराबर है, तो ये बैलेंस बजट है। एक होता है सरप्लस बजट, सरप्लस का मतलब फायदा हो गया। तो सरप्लस बजट वो बजट है जब सरकार को लगता है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर कम है लेकिन टोटल रिसिप्ट ज्यादा है, सरकार को पैसा ज्यादा मिलने वाला है। और एक होता है दोस्तों डेफिसिट बजट, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेफिसिट बजट वो सिचुएशन जहां पर सरकार को लगता है कि सरकार के टोटल एक्सपेंडिचर TE ज्यादा होंगे और टोटल रिसिप्ट्स कम होंगी, ऐसे वाली सिचुएशन। डेफिसिट बजट को आपको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन आएगा पेपर के अंदर, यह बात मैं आपको बता सकता हूं, ठीक है। तो यहां आ जाता है क्वेश्चन टाइप्स ऑफ बजट डेफिसिट। इसको खत्म करके अपने क्विज के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे।
पहले नंबर पे क्वेश्चन, पहले नंबर पे बनता है रेवेन्यू डेफिसिट। जैसा नाम है वैसा ही डेफिसिट है। रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है? वो सिचुएशन जहां पर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं, रेवेन्यू रिसिप्ट कम होती है। सिर्फ रेवेन्यू वाले आइटम को देखो, इसको सिर्फ इसको कंपेयर किया है, ये ज्यादा ये कम, तो उसको बोलते हैं रेवेन्यू डेफिसिट। अब तुम सोच रहे होंगे कि ये ज्यादा और ये कम, तो ऐसा कोई कैपिटल डेफिसिट भी होता होगा? ऐसा नहीं है, सिर्फ रेवेन्यू डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं। उसके बाद दोस्तों अब मोटे मोटे तौर पे सुन लो, ज्यादा डिटेल में मत जाओ। एक होता है फिस्कल डेफिसिट, उतना ही डिटेल में जाओ जिससे तुम्हारे नंबर आ जाएंगे। फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट बेसिकली बोरोइंग्स के बराबर होता है। कभी न्यूमेरिकल भी आ जाए तो देख लेना, बोरोइंग्स के बराबर फिस्कल डेफिसिट का अमाउंट लिख देना। फिस्कल डेफिसिट एक वो डेफिसिट है जो बताता है कि इतना नुकसान हो गया भाई, अब तो उधार ले ले। मान लो 10 रुपए का फिस्कल डेफिसिट है, तो सरकार को यह बताता है कि हाँ 10 रुपए उधार लेने चाहिए, देश के अंदर 10 रुपए का खर्चा और करना है, तो वो कमी को बताता है। इसीलिए इसका फॉर्मूला देखोगे तो ये होता है टोटल एक्सपेंडिचर जब ज्यादा होता है टोटल रिसिप्ट से। ये तो बजट डेफिसिट हो गया। अलग क्या है? टोटल रिसिप्ट में बोरिंग मत निकालो, अभी नेट ऑफ बोरिंग्स, यानी टोटल रिसिप्ट में अभी बोरिंग्स को शामिल मत करो। तो बोरिंग्स तो हम बाद में लेंगे ना, तो जो पहले ही सरकार ने देखा सरकार का 100 रुपया खर्चा होने वाला है, लेकिन सरकार को मिलेंगे 90 रुपए, तो सरकार को 10 रुपए का डेफिसिट हो गया। अभी सरकार ने रिसिप्ट में अपनी बोरिंग को शामिल नहीं किया, तो ये जो डेफिसिट है वो फिस्कल डेफिसिट है। अगर बोरिंग को शामिल कर लेगी तो वो फिस्कल डेफिसिट नहीं होगा, वो टोटल डेफिसिट हो जाएगा। तो सिर्फ बोरिंग को हटा के जब डेफिसिट कैलकुलेट करते हैं तो वो फिस्कल डेफिसिट होता है। इससे यही आइडिया लगता है कि बोरिंग लेनी कितनी है, क्योंकि सरकार चाहती है जितना खर्चा सरकार ने सोचा है उतने पैसे खर्च करेगी। देश की ग्रोथ से कॉम्प्रोमाइज नहीं करती ना। फिर तीसरे नंबर का डेफिसिट है प्राइमरी डेफिसिट। अब यहां से क्वेश्चन बन रहे हैं आजकल। प्राइमरी डेफिसिट का फॉर्मूला होता है फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट, फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। अब पेपर में क्वेश्चन आ सकता है, बताओ ऐसा कौन सा डेफिसिट है जिसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूड नहीं होता? तो इसमें इंटरेस्ट माइनस हो रहा है तो इंक्लूड नहीं होता प्राइमरी डेफिसिट में। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ प्राइमरी डेफिसिट जीरो कब हो सकता है? ये जीरो तब होगा जब फिस्कल डेफिसिट मान लो 100 है और इंटरेस्ट भी 100 है। तो जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनता है, इसलिए मैंने सिचुएशन क्रिएट की है। अब आ जाओ चेक कर लो अपने आप को एमसीक्यूज में। तो पहला क्वेश्चन डिसइन्वेस्टमेंट का है। डिसइन्वेस्टमेंट क्या है ये बताने से पहले मैं दिखा दूं तुम्हें। चलो जी, डिसइन्वेस्टमेंट का मैंने एग्जांपल लिखा था, ये रहा। कैपिटल रिसिप्ट है सरकार की, ठीक है। कुछ एग्जांपल दिए हुए आपको, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसिप्ट, ये रहा। समझे? तीसरे के साथ चले जाएंगे, ओके रिपोर्ट ठीक हो जाएगा। इसके अलावा और कैपिटल रिसिप्ट भी है गवर्नमेंट के, रिकवरी ऑफ लोन भी है उसमें। आगे बढ़ते हैं। लिखा है टोटल इंटरेस्ट पेमेंट ऑन गवर्नमेंट बोरोइंग्स इज नॉट अ पार्ट ऑफ, यानी जो इंटरेस्ट पेमेंट है वो किसका हिस्सा नहीं है? प्राइमरी डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, बजटरी डेफिसिट। अभी बताया कि इंटरेस्ट पेमेंट जो होती है वो प्राइमरी डेफिसिट का हिस्सा नहीं है। तो यहां पर आ जाओ। अब देखो कॉन्सेप्ट कर लिया ना एक बारी, तो एमसीक्यूज बहुत झटाक से कवर कर लोगे आप। अगला, बजट स्पीच इन लोकसभा इज गिवन बाय प्रेसिडेंट ना फाइनेंस मिनिस्टर। लोकसभा में बजट स्पीच पार्लियामेंट में हमारे फाइनेंस मिनिस्टर देते हैं। आगे, कैपिटल बजट कंसिस्ट ऑफ, कैपिटल बजट में क्या क्या इंक्लूड होता है? क्या क्या इंक्लूड होता है वापस देख लो पीछे जाके, ये बता दूंगा। ये रहा कैपिटल बजट, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल रिसिप्ट्स इंक्लूड होती हैं। तो देख लो जी, लिखा है क्या यहां पर? कैपिटल रिसिप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर, यही दो चीजें इंक्लूड होती है, बाकी सब ऑप्शन गलत है। आसानी से क्रैक कर पा रहे हो? अगला, डायरेक्ट टैक्स क्या है? डायरेक्ट टैक्स बहुत सारे एग्जांपल दिए हुए हैं। कोई डायरेक्ट टैक्स का एग्जांपल दिख रहा है? इनकम टैक्स, गिफ्ट टैक्स, या दोनों, या कोई भी नहीं? दोनों के दोनों डायरेक्ट टैक्स हैं, मैंने बताया था आपको। तो तीसरे वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा यहां पर भी। आगे चलते हैं। द प्राइमरी डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट विल बी जीरो व्हेन, प्राइमरी डेफिसिट गवर्नमेंट बजट में जीरो कब होगा? देख लो, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, यहां से याद दिलाऊं। जब फिस्कल डेफिसिट और इंटरेस्ट एक दूसरे के बराबर होंगे तो प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा। कहीं लिखा है ऑप्शन में? ये लिखा, जब फिस्कल डेफिसिट इज इक्वल टू इंटरेस्ट पेमेंट होगा तब प्राइमरी डेफिसिट जीरो हो जाएगा। सही चल रहे हैं, यही स्पीड होनी चाहिए। चलो जी, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट कौन सी है? 4 एग्जांपल दिए हुए, कौन सी नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है? क्या बोल रहा है? पीछे जाओ। ये बोल रहा है कि ये वाली रिसिप्ट कौन सी है जो रेवेन्यू रिसिप्ट है लेकिन टैक्स की फॉर्म में नहीं है। देख लो जी, ड्यूटी मतलब टैक्स, ये तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है गवर्नमेंट की। ये सब ड्यूटी है मतलब टैक्स ही हो गया। ये डिविडेंड है, प्रॉफिट, डिविडेंड, फीस, फाइन, एस्चीट,
वो सब होते हैं। सबका आंसर 3 निकल रहा है, क्या चक्कर है? आगे आओ। प्रोफेशनल टैक्स क्या होता है? ये भी एक पार्ट ऑफ इनकम टैक्स है, ये राज्य सरकार इंपोज करती है। तो लिखा हुआ है प्रोफेशनल टैक्स कौन इंपोज करता है, मतलब कौन लगाता है? तो यह सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं, ये राज्य सरकार लगाती है। तो ये स्पेशल क्वेश्चन था, आउट ऑफ द बॉक्स है, ध्यान रखना। अगला, फीस एंड फाइन कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ, फीस एंड फाइन कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कौन सी कैटेगरी में आते हैं? कैपिटल रिसिप्ट, इनडायरेक्ट टैक्स, डायरेक्ट टैक्स या नॉन टैक्स रेवेन्यू? नॉन टैक्स रेवेन्यू में आते हैं भाई फीस एंड फाइन। इसके अलावा प्रॉफिट डिविडेंड भी इसमें आते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? 4 लाइन लिखी है, कौन सी लाइन सच्ची है एक एक करके पढ़ लेते हैं। लिखा है फिजिकल डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एक्सपेंडिचर एंड टोटल रिसिप्ट। भाई फिजिकल डेफिसिट को वापस देखो, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस है क्या? ये रहा फिजिकल डेफिसिट, टोटल एक्सपेंडिचर और टोटल रिसिप्ट का डिफरेंस तो है, लेकिन प्रॉपर नहीं है, इसमें बोरिंग नहीं आती टोटल रिसिप्ट में। तो नॉर्मली ऐसा लिखा जाए तो मानना नहीं है, तो वो ऑप्शन गलत है। ठीक है, तो ये गलत हो गया क्योंकि नेट ऑफ बोरिंग्स ने लिखा वहां पर। प्राइमरी डेफिसिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रिसिप्ट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। नहीं, प्राइमरी डेफिसिट फिजिकल डेफिसिट और इंटरेस्ट पेमेंट का डिफरेंस है, तो ये तो गलत हो गया। फिर फिजिकल डेफिसिट इज द सम ऑफ प्राइमरी डेफिसिट एंड इंटरेस्ट पेमेंट। ये देखो क्या माजरा है, प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट। आप इसको यहीं रखना, फिजिकल डेफिसिट को यहीं रहने दो, इंटरेस्ट को उठा के उधर ले जाओ, तो ये हो जाएगा प्राइमरी डेफिसिट प्लस इंटरेस्ट। यहां माइनस का था ना, इधर प्लस का हो गया। तो फिजिकल डेफिसिट का फॉर्मूला ऐसे घुमाया जा सकता है? जी हां, घुमाया जा सकता है, यही लिखा है। फिजिकल डेफिसिट प्राइमरी डेफिसिट और इंटरेस्ट का सम है। टेक्निकल क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट में काउंट होगा। ठीक है, ध्यान रखना। ओके रिपोर्ट, आगे बढ़ते हैं जी। येलो कलर ले लूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है? तो भैया कॉर्पोरेट टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, वेल्थ टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, इनकम टैक्स डायरेक्ट टैक्स है, ये नहीं है। एंटरटेनमेंट टैक्स, सर्विस टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, सेल्स टैक्स, वैट, ऑल आर इनडायरेक्ट टैक्स। खैर अब तो होता भी नहीं, अब तो जीएसटी हो गया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? चारों में से कैपिटल रिसिप्ट कौन है? इंटरेस्ट नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, प्रॉफिट नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, फीस नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है, रिकवरी ऑफ लोन है कैपिटल रिसिप्ट। जब सरकार की रिकवरी ऑफ लोन हो जाती है तो सरकार को पैसा मिल गया, लेकिन सरकार का एसेट्स कम हो गया। एसेट कैसे? जिस बंदे से पैसा लेना था उस बंदे को डेटर बोलते हैं, डेटर अकाउंट्स की भाषा में एसेट होता है। अब वो पैसा दे गया तो अब तुम्हारे बैलेंस शीट यानी अकाउंट्स का हिस्सा नहीं रहा, तो वो खत्म हो गया तुम्हारा। ठीक है, खैर इस बात को छोड़ दो, आपको तो ये जानना है कि रिकवरी ऑफ लोन एग्जांपल है कैपिटल रिसिप्ट का। रिकवरी ऑफ लोन का मतलब क्या? जिस बंदे को पैसे दिए थे वो वापस कर गया, ठीक है, पैसे मिल गए। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कैपिटल रिसिप्ट? फिर एग्जांपल दिए हुए, बताओ कैपिटल रिसिप्ट कौन सा है? अभी प्रॉफिट, फीस, फाइन, इंटरेस्ट ये तीनों पढ़े थे, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट है। ये डिसइन्वेस्टमेंट बताया था मैंने आपको, दोबारा क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट है ये डिसइन्वेस्टमेंट का चक्कर। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं, पेन का कलर चेंज करते हुए गुलाबी पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी? सरकार की फिस्कल पॉलिसी या बजटरी पॉलिसी में क्या इंक्लूड होता है? गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर को गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बोलते हैं। टैक्स, पब्लिक डेट या सब कुछ? सब कुछ ही होता है। चौथे नंबर का ओके जाएगा, ये बता रखा था आपको मैंने, शुरू में बताया था। ठीक है, चलो जी। द एक्सपेंडिचर विच डू नॉट क्रिएट एसेट्स फॉर द गवर्नमेंट। ऐसा कौन सा खर्चा है जिसकी वजह से सरकार के एसेट्स क्रिएट नहीं होते, यानी क्रिएट का मतलब इंक्रीज नहीं होते? तो रेवेन्यू वाले आइटम में कुछ नहीं होता ऐसा, कैपिटल वाले में ऐसा होता है। तो कौन सा खर्चा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देंगे यहां पर, पहले नंबर का ठीक है। जब तुम खर्चा करते हो और तुम्हारे पास एसेट्स नहीं बढ़ता, यानी सरकार ने इंटरेस्ट पे किया है, सब्सिडीज दी हैं, तो वो वाले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। चलो जी, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ गवर्नमेंट बजट? गवर्नमेंट बजट का ऑब्जेक्टिव कौन सा है? रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, यानी रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी वाला पहला ऑब्जेक्टिव बताया था। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये भी बताया था, दोनों ही है, तो थर्ड वाला ठीक हो जाएगा, बोथ एंड भी। क्वेश्चन आ सकता है भाई। ठीक है, अगले पहुंचते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन टैक्स रिसिप्ट? नॉन टैक्स रिसिप्ट कौन सी है? ये सब जिसके आगे टैक्स लगाया वो सब टैक्स वाली है, ये ड्यूटी का मतलब भी टैक्स है। ये गिफ्ट एंड ग्रांट सरकार को मिल जाए तो ये भी नॉन टैक्स रिसिप्ट है सरकार की। आगे, द अमाउंट कलेक्टेड बाय द गवर्नमेंट एज टैक्स एंड ड्यूटीज इज नोन एज। जो सरकार टैक्स और ड्यूटीज की फॉर्म में अमाउंट कलेक्ट करती है उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? ऑप्शन देखो क्या लिखा है। कैपिटल रिसिप्ट नहीं, टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट खत्म कहानी, यही बोलते हैं। टैक्स की फॉर्म में पैसा है तो टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट ही होगा,
क्या लल्लू क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया नहीं। अगला, अच्छा एक बात और, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताओगे कि 20 में से कितने क्वेश्चन आपको आते थे कॉन्सेप्ट सीखने के बाद, तो कितना स्कोर आपने किया वो जरूर बताना, ठीक है, उससे मुझे बेहद खुशी होती है। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी में किसको इंक्लूड नहीं करेंगे। अब देखो, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर यानी पब्लिक एक्सपेंडिचर, टैक्स और ये तीनों तो फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा होते हैं। मनी सप्लाई मॉनेटरी पॉलिसी का हिस्सा होती है। तो चौथे वाले ऑप्शन के साथ चले जाएंगे, चले जाएंगे। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टैक्स रेवेन्यू ऑफ द गवर्नमेंट इंक्लूड, गवर्नमेंट के टैक्स रेवेन्यू में क्या क्या इंक्लूड होता है, तो टैक्स इंक्लूड होते हैं सारे, और क्या होता है, इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, एक्साइज ड्यूटी, ऑल ऑफ दीज, तो ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये तो मैंने सैंपल के तौर पे आपको क्वेश्चन कराए, आपका कोई और क्वेश्चन भी डाउट है तो आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं आपका हमेशा ही साथ देता हूं। आप कमेंट सेक्शन में पूछो, मैं जवाब दूंगा उस चीज का, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आज की क्लास में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।